नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए रेट हाइक बनेगा कारगर उपाय। क्या यूएस फेड के फैसले से बाजार में मचेगा हाहाकार या फिर बाजार में कायम रहेगी रफ्तार? इन्हीं सवालों के साथ कई और सवाल भी है और नजर है यूएस फेड के फैसले पर। अनुमान 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट के इजाफे का है। ब्याज दरों पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले पर पूरी दुनिया के बाजार की नजर है। भारत के लिए देखने वाली बात यह होगी कि अगर ब्याज दर में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होता है तो क्या विदेशी निवेशक भारत से पैसे निकालने लग जाएंगे और इससे बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं क्रॉस ब्रिज कैपिटल के सीईओ मनीष सिंह जी और साथ ही सुंदरम एएमसी के एमडी सुनील सुब्रमण्यम जी। सबसे पहले मनीष जी के पास चलते हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। क्या इस समय आपको फीलर्स मिल रहे हैं जिस तरह से महंगाई यूएस में बढ़ रही है? जो है पूरी जो कम्युनिटी है वो दो हिस्सों में बटी है कि शायद 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो या फिर 100 बेसिस पॉइंट का। आपको क्या लगता है? 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा ही होने वाला है। एंड जो 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 सोच रहे थे कि 100 बेसिस पॉइंट का होगा, मेरे अनुसार से वो गलत होगा अगर 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होता है। एंड कारण ये है कि अगर आप डेटा देखें यूएस इकॉनमी पे, हाउसिंग का, ट्रांसपोर्ट का, एनर्जी कॉस्ट, बाकी जितने भी हैं, फॉरवर्ड लुकिंग डेटा काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसे समय में अगर रेट इंक्रीज और बहुत ज़्यादा होता है तो उससे इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है। एंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी 50 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट, कम से कम 2% से ऊपर रेट इंक्रीज हो चुका है। एंड यूजुअली ये होता है कि रेट इंक्रीज के बाद कुछ महीनों के बाद ही इसका इफेक्ट कम्प्लीटली इकोनॉमी पे आता है। तो अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से देखेंगे तो इकोनॉमी में काफ़ी वीकनेस, कमजोरी आ रहा है। एंड इस कारण से मेरे अनुसार से 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा अनलाइकली है इस बार। एंड आई वुड ऑल्सो ऐड कि फॉरवर्ड लुकिंग डेटा इज वेरी वीक। एंड अगर रेट इंक्रीज इसी तरह से होता रहा तो रिसेशन डेफिनेटली आ जाएगा। करेक्ट, रिसेशन की ही चिंता यहाँ पर सभी को सता भी रही है। सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ हैं। सुनील जी, ऐसा देखा गया है कि यूएस फेड आमतौर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी को जल्द कम करने के मूड में नहीं दिखता है। इस बार आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का एक ट्रेड ऑफ मैनेज करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेड का। तो अब बात ऐसी है कि पॉलिटिकली, क्योंकि दिसंबर में इलेक्शन, एक सेनेट का इलेक्शन सामने है, जैसे सबको पता है कि इलेक्शन के वक्त में इन्फ्लेशन ग्रोथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई ग्रोथ आपको इलेक्शन जीता नहीं सकता, मगर इन्फ्लेशन आपको इलेक्शन हरवा सकता है। तो इस चीज़ में पॉलिटिकली प्रेशर है मिस्टर पवेल के ऊपर कि किसी हालत पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। एक बात वो है। सेकंड, इसमें चीज़ ऐसी है कि ये इन्फ्लेशन उनका अपने हाथ से किया हुआ इन्फ्लेशन है। एक तरफ कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो सप्लाई में कमी आई वो एक इन्फ्लेशन का कारण था, मगर दूसरी तरफ फेड ने और यूएस गवर्नमेंट में जो स्टिमुलस फैलाया है, फेड ने क्यूई के थ्रू और गवर्नमेंट ने $3,600 हर व्यक्ति को हाथ में बांटते हुए उन्होंने डिमांड साइड का इन्फ्लेशन को भी बढ़ा दिया। तो उस डिमांड साइड के इन्फ्लेशन और सप्लाई साइड के दोनों के जुड़ने के कारण 1.5% से 8.5-9% तक इन्फ्लेशन चली गई। तो नेचुरली अमेरिकन मिडिल क्लास लोगों में एक नाराज़गी है और इतना फ्यूल का कंजम्पशन उधर होता है तो ऑयल की, एनर्जी की प्राइसेस की बढ़ा भी उनको बहुत हानिकारक है। तो इसीलिए अब रेट हाइक की बात ऐसी होती है कि डिमांड साइड को ही अपना रेट हाइक के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सप्लाई साइड पे रेट हाइक का कुछ असर नहीं हो सकता है। और सप्लाई में रशिया यूक्रेन वॉर जब तक ख़त्म नहीं होती वो वाला इन्फ्लेशन तो रहेगा ही। तो इसलिए अभी एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है फेड के ऊपर कि किसी हालत में इन्फ्लेशन को वापस
1.5% ना ही सही, एटलीस्ट एक 3.5-4% के लेवल तक उसको गिराए। अब बात ऐसी बनती है कि डेटा जो सामने आ रहा है वो मजबूती की डेटा आ रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी डिमांड। अमेरिका जैसे इकोनॉमी में डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी कहते हैं, तो डिमांड और ज़बरदस्त बढ़ रही है, तो रेट हाइक का कारण और भी अभी मजबूत हो गया कि रेट हाइक किसी हालत पे करके उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो 75 बेसिस पॉइंट्स की बात हो रही है, मेरे को एक 10% प्रॉबिलिटी है कि 100 बेसिस पॉइंट्स की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको किसी हालत पे डिमांड को मरवा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना ही है। तो ये है बात साफ साफ सामने कि फेड के पास कोई उपाय नहीं है। जितना डेटा मजबूत दिख रहा है इकोनॉमी का, उतना ज़्यादा रेट हाइक उनको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा डिमांड का डेटा दिख रहा है, रेट हाइक उतना करना पड़ेगा। मनीष जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा मैं। अब जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, खास तौर पर कैपिटल मार्केट की बात मैं कर रहा हूं, वो 75 बेसिस पॉइंट तो एडजस्ट कर चुके हैं। बाय एनी चांस अगर पावेल साहब को लगा, क्योंकि पिछली बार जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो थोड़ा आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन था, ज्यादा था यूएस में, अगर वो 1% की का रेट हाइक करते भी हैं, तो आपको लगता है कि जो मार्केट्स हैं वो दे विल बी इन अ शॉक, उनको एक शॉक लग सकता है और वहां पर वेल्थ इरोजन दिख सकता है? टेम्पोरली शॉक हो सकता है, पर अगर आप लास्ट 4 बार रेट हाइक देखिए, देन चारों बार जब रेट हाइक हुआ है, एटलीस्ट ऑन दैट डे मार्केट हैज फिनिश्ड इन ग्रीन, so market has turned positive on that day. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फेड डेफिनेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल करना उनका मैंडेट है एंड उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहिए, बट फेड को ये भी अच्छे से पता है कि अगर वो रेट इंक्रीज करते रहेंगे तो इकोनॉमी को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। एंड द रीज़न आई एम सेइंग दैट कि चेयरमैन पावेल ऑलरेडी न्यूट्रल रेट वर्ड यूज कर चुके हैं जुलाई एफओएमसी में। तो ये बात किसी को भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग 1970s में नहीं रह रहे हैं। 1970s में यूएस का डेट टू जीडीपी 35% था, 40%। अभी 100% से ऊपर डेट जीडीपी हो चुका है। तो हाँ, रेट तो काफ़ी इंक्रीज कर देंगे, लेकिन वो पे कौन करेगा? सॉवरेन डेट पे इंटरेस्ट कौन पे करेगा? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ठीक हो जाएगा टेम्पोरली, बट किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत खराब हो सकता है। आप ध्यान दीजिए कि लास्ट टाइम इस समय रेट इंक्रीज करने का बात भी नहीं हो रहा था। लोग बोल रहे थे 4% यूएस जीडीपी ग्रोथ होगा दिस ईयर, अभी 1% हो चुका है। तो स्टोरी काफी क्विकली चेंज हो जाता है। अभी आप सारे फोरकास्ट को आप फेंक सकते हैं बाहर, क्योंकि बहुत सारे फोरकास्ट ठीक से नहीं आएंगे। तो इकोनॉमी को आप बहुत क्विकली वीक कर सकते हैं एंड आप किल कर सकते हैं। एंड वो रिस्क मेरे अनुसार से एटलीस्ट फेड में बैठे हुए लोगों को सबको ठीक से पता है एंड दे विल वो उसको हैंडल करेंगे। इसी कारण से पावेल का टेस्टिमनी जो होगा और जो इंटरव्यू लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उस पर आपको सिग्नल मिलेगा कि आगे क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। आप कनाडा का जीडीपी देखिए जो कल आया था, वो सॉफ्ट आया है कनाडा का जीडीपी। तो इन्फ्लेशन 1-2% तो आने वाला नहीं है, इवन 3-4% आने में टाइम लगेगा एंड वो 2-3 महीने लग सकता है, 6 महीने लग सकता है। पर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके कहाँ ले जाएगा? 14%, 15%। आप स्ट्रक्चरली इकोनॉमी को डैमेज कर दीजिएगा। एंड ये चीज़ पावेल को बहुत खूबसूरती से पता है, बिकॉज फेड वैसे भी एक गलती कर चुका है, जीरो रेट बहुत दिनों तक रखा है। अब दूसरा गलती कर सकता है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी इंक्रीज करके इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आई डोंट थिंक दे वुड लाइक टू डू दैट। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि स्टोरी काफ़ी क्विकली चेंज हो सकता है एंड क्वेश्चन आंसर में क्लैरिटी मिलेगा कि क्या फेड एटलीस्ट पावेल सोच रहे हैं। बट आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सब देखना। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय की पावेल साहब कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करते हैं। बहुत लंबे समय तक जीरो रेट रहे और बहुत लंबे समय तक आप हाई रेट नहीं रख सकते हैं, इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। सुनील जी, आपसे आखिरी सवाल एक पूछूंगा मैं। जो हमारे पास जो डेटा सामने आ रहा है, जैसा आपने भी कहा, यील्ड कर्व जो दिख रहा है उससे हमें मंदी के आसार दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रिसेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं यूएस में खासतौर पर, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से इनकार कर रहा है। आपका क्या टेक है? क्या डिप्रेशन या फिर मंदी के आसार बन रहे हैं यूएस में?
मेरी व्यू इसमें है कि रिसेशन का प्रोबेबिलिटी 75% से ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, इस इन्फ्लेशन को घटाने के कार्यक्रम में डिमांड को घटाना ही होगा। और अगर डिमांड घटता है तो 2 क्वार्टर में अगर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है तो टेक्निकली को रिसेशन माना जाता है, मगर ये 2 क्वार्टर वाली बात नहीं होगी, ये कुछ क्वार्टर्स की बात होगी कि अनलेस आपको डिमांड गिरती है, आपको एनर्जी के प्राइसेस गिरेंगे नहीं, और तब तक ये नहीं गिरते हैं उनको रेट हाइक करना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिसेशन ज़रूर अमेरिकन इकोनॉमी में आ जाएगी। कुल इस बात का बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है कि वहाँ पर रिसेशन आए। अब देखते हैं कुछ समय के बाद ही पावेल साहब जो है वो फैसला उनकी तरफ से आ जाएगा, यूएस फेड की तरफ से, कि किस तरह वो डिसीजन ले रहे हैं, 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो होनी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करेंगे, विस्तार से बताते हैं आपको। यूएस फेड के फैसले से पहले आज हमने भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार देखा। निफ्टी आखिरी दिन की ऊंचाई से 98 अंक गिरकर 17,718 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने 263 अंकों की गिरावट देखी। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स भी गिरकर बंद हुए। एफएमसीजी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स नीचे बंद हुए हैं। बाजार में दिन भर की हलचल पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। शुक्रिया। अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर आज जो उतार चढ़ाव था, आज का दिन एक्चुअली में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, क्योंकि आज हम खुले ठीक थे और खुलने के बाद हमने हरा निशान भी दिखाया और काफ़ी हद तक हरे निशान में ही रहे, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में बाजार धीरे धीरे करके फिसलता गया और ऑलमोस्ट डेज लोज के आसपास जाके बंद हुआ है। 17,700 बट फिर भी मार्केट ने बचा लिया किसी तरह से। 17,700 और 800 वाली रेंज रेजिस्टेंस की है और 17,500 और 400 वाली रेंज सपोर्ट की है। इवेंट से ठीक पहले मार्केट अपने आप को संभालते हुए दिख रहा था। आज कुछ डिफेंसिव शेयर आगे निकल के आए। एडवांस डिक्लाइन थोड़ी बिगड़ी है आज, आप देख रहे होगे सिर्फ 500 साढ़े 500 शेयर ही हरे निशान में थे, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान मिल गया हो। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी आपको परसेंटेज में करीब आधे % की गिरावट दिख रही होगी। आज जिन शेयर्स ने संभाला वो थे डिफेंसिव शेयर, यानी कि एफएमसीजी के शेयर। अगर आज आप पहले 3 शेयर देखेंगे, उसमें से ब्रिटानिया जो कि करीब 3% ऊपर जाके बंद हुआ है, साथ ही साथ HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आप वो देखेंगे तो वो शेयर के अंदर भी हमको अच्छी मजबूती आती दिखी है। और तीसरा निफ्टी का टॉप गेनर बना वो था ITC, जो अपने साल के हाई पर भी चल रहा है। यानी कि 3 शेयर अगर आप टॉप गेनर्स निफ्टी के चेक करेंगे तो आपको एफएमसीजी के ही दिखेंगे। और चौथा दिखेगा फार्मास्यूटिकल्स, जो कल से चल रहा है, हॉस्पिटल वाला शेयर है अपोलो हॉस्पिटल, आज फिर से आके हरे निशान में जाके बंद हुआ है। लेकिन डैमेज हो कहाँ से रहा था, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है निफ्टी को आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में, वो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अदानी पोर्ट्स के अंदर। आज अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर आपका कमज़ोर दिख रहे थे। अदानी पोर्ट निफ्टी का हिस्सा है, वहाँ पे नुकसान था। इंडसइंड बैंक के अंदर करीब 3% तक की गिरावट हमको यहाँ पे बनती हुई दिखी है। अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ साथ आज हिंडाल्को का शेयर भी कमज़ोर हुआ है। इन सभी ने आज बाजार में काफ़ी हद तक डेंट पहुँचाया है। आते हैं जरा बैंकिंग काउंटर्स पर नज़र डालते हैं, तो आज ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर्स आपको कमज़ोर दिख रहे थे। अगर आप ये पूरी सूची उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको दिखेगा तो बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ एक बैंक्स थे जहां पर आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दिखेगा। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी भी एक बार आ जाते हैं, वहां पर इस समय की सिचुएशन क्या थी। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आज वी गार्ड के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है। जो कंजम्पशन वाली कंपनी है उनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आज डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था और आज बाजार की गिरावट के उलट चल रहा था डॉक्टर लाल पैथलैब, तो आज ये सबसे ज़्यादा नोटिस होने लगा। पेज इंडस्ट्रीज़, बाटा इंडिया, ट्रेंट, ये 3 कंजम्पशन वाली और शेयर हैं जहां पर आज आपको हरा निशान देखने को मिला होगा। आ जाते हैं जरा इसी कैटेगरी के अंदर छोटे शेयर्स जहां पे आज कमज़ोरी देखने को मिली, उसमें था इंडिया बुल हाउसिंग। ये एफ&ओ बैन से बाहर आ गया था आज शेयर और उसके बाद एक ज़ोरदार आज पिटा है। इसके अलावा रैमको सीमेंट्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। रियल एस्टेट के जो काउंटर्स चल रहे थे उसमें अब्रॉय सबसे स्ट्रॉन्ग था, उसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हमको होती हुई दिखी है। साथ ही आज कुछ ऐसे शेयर्स भी टूटे हैं जहाँ पे अमूमन पहले से नुकसान देखने को मिल रहा था, जैसे कि लॉरस लैब, ये शेयर भी आज आपको लाल निशान में दिखेगा। तो कुल मिला के मार्केट ने ठीक इवेंट से पहले अपने आप को एक रेंज में रखा, स्पेसिफिक पॉकेट्स में काम हुआ, जिसमें डिफेंसिव पॉकेट आज एफएमसीजी सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। SBI म्यूचुअल फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की ऑफरिंग दी है। इस पर कंपनी के ED DP सिंह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि पिछले 5 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है, इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश के अलावा इंडेक्स में भी अब ये फंड निवेश करेगा।
पिछले 3 साल 5 साल में ये जो मिड कैप इंडेक्स है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स इसने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप इंडेक्स को, और लोगों का बहुत इसमें जैसे उनके व्यवहार में भी लगता है कि वो उसमें लगाना चाहते हैं, लगा भी रहे हैं। पर ये जो एक्टिव फंड्स होते हैं इनकी एक लिमिटेशन रहती है कि इनको लिक्विडिटी भी मैनेज करनी होती है और यूनिवर्स छोटा होता है। तो ओवरऑल जो इंडेक्स का ग्रोथ होता है वो पूरा कैप्चर नहीं कर पाते ये एक्टिव फंड्स। और दूसरा इसमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होता है। जैसे हमारा स्मॉल कैप फंड ही है तो हम उसमें सिर्फ 25,000 तक की एसआईपी ले रहे हैं, हम लमसम ले ही नहीं रहे, क्योंकि वो हमारा जो यूनिवर्स है 30 40 50 कंपनीज का, उसमें हम पूरा इतना पैसा लगा ही नहीं सकते जितना हमारे पास आ जाता है। तो उसके लिए वो थोड़ा मिसमैच होता है। उस मिसमैच को दूर करने के लिए हमने एक बड़ा इंडेक्स लेके कि उसमें इंडेक्स में ही डाल देंगे, जो भी इंडेक्स का ग्रोथ होएगा उसकी मिररिंग होएगी। ये पैसिव कैटेगरी में है, इसमें लिक्विडिटी का इशू भी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा पर ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। और दूसरा इसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स की ग्रोथ की ओवरऑल जो है बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक्टिव इज relevant on one side to pick up the best of the stocks out of the universe, and second is to pick up the universe itself. तो इसमें कॉस्टिंग भी कम रहता है। मतलब कई लोग जो कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं मेरे को कॉस्टिंग कम होनी चाहिए, तो उनके लिए, क्योंकि एक निश जो आपके लिए एक्टिव के लिए एक निश है, पैसिव के लिए एक निश है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि कई बार जब लोगों ने फिड्यूशरी कैपेसिटी में पैसा लगाना होता है, like if I am managing money on behalf of somebody, so it becomes very easy to put in the index itself, ताकि कल को जवाबदेही जो होती है वो भी होता है कि हमने तो इंडेक्स में डाला था, इंडेक्स में मिरर किया है, इंडेक्स में ही जो आया है रिटर्न। तो ये 3-4 अलग तरीके हैं सोचने के। उसकी वजह से ये ज़रूरी है कि एक्टिव और पैसिव का एक सही संतुलन होना चाहिए हमारी ऑफरिंग में भी और एक व्यक्ति के पोर्टफोलियो में भी। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कहा कि गारंटीड रिटर्न के दावों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। Regulator says, let there be an independent assessment of the claims that you are making to the investor, so that nobody can blame you. In fact, it is for the protection of both the investor and the offerer of the service. Nobody can blame you that you are conning the investor, because here is somebody, the exchange is right here, they have all the data. They are now going to validate your simulations and say, yes, this is really a fantastic algo, it really delivers 350%. Okay. Then of course we are quietly told, no, it's 350% under certain market conditions. Now, are you being conned? Right? So, if your business model is going to rely on a black box which is not open to sunlight for disinfecting, if it is not capable of being validated and audited, and your claims cannot be audited and validated, it cannot be permitted. But if it can be audited, can be validated, nobody is happier than us to facilitate new and innovative offerings in the market. और अब बात ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी मुहर की। केंद्रीय कैबिनेट ने सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ लॉजिस्टिक्स स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। 19,500 करोड़ की स्कीम को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सोलर पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन के लिए लगभग 94,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, जिससे प्रतिवर्ष 65 गीगावाट सोलर पावर के लिए फुल्ली इंटीग्रेटेड, पार्शियली इंटीग्रेटेड पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन की क्षमता का सृजन किया जाएगा और लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स और लगभग 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर जॉब्स मिल सकेंगी, जो कि एंसिलरी या बाकी एक्टिविटीज या पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होंगी। सो इस योजना से रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि उसको स्वदेश में ही
बनाएंगे भी। जो हमारे सोलर पीवी मॉड्यूल्स है और सोलर प्लांट लगाकर ग्रीन और क्लीन एनर्जी का यहाँ पर काम भी होगा और इससे भारत आत्मनिर्भर भी होगा। और कैबिनेट के फैसले के बाद अब सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। इस स्कीम को लेकर मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी आपको पहले ही एक्सक्लूसिव जानकारी दे चुके हैं, जिस पर आज मुहर भी लग गई। अब प्रकाश हमें ये बता रहे हैं कि इस सेक्टर के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं जिससे निपटना काफ़ी अहम होगा। देखिए, सरकार के सामने मुश्किल ये है कि टारगेट तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सेट किया है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट तय करना है, लेकिन उसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। इंपोर्ट्स पर निर्भरता इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, खासकर चाइना के ऊपर। सरकार चाइना से इंपोर्ट को हतोत्साहित करना चाहती है, कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। दूसरे मार्केट एडॉप्ट करना चाहती थी, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सप्लाई संबंधी दिक्कतें हैं उसकी वजह से कंपनीज को सस्ती दरों पे जिस क्वालिटी के इक्विपमेंट्स चाहिए सोलर सेक्टर में वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से इस बात का डर है कि उस टारगेट को समय पर अचीव किया जा पाएगा या नहीं। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोलर पीवी मॉडल सेल्स वेफर की मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए एक नए PLI स्कीम की घोषणा की है, जिसकी लागत करीब 19,500 करोड़ रुपए होगी और इसके ज़रिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग बेस में बढ़ोतरी करेगी और जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करेगी। करीब 50,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो रिन्यूएबल इक्विपमेंट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर की जा सकेगी। ये सरकार का टारगेट है। इसके अलावा अगर आप कैबिनेट के कुछ और फैसलों पर नज़र डालें, एक और अहम फैसला किया गया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक PLI स्कीम की घोषणा पहले की है। उसको ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करने के मकसद से इस स्कीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव तो ये किया गया है कि जो इंसेंटिव्स का जो कैप था 12,000 करोड़ रुपए था किसी एक यूनिट के लिए, उस कैप को हटा दिया गया है। मतलब 12,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव्स की सीमा नहीं रहेगी। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के जो प्लांट्स होंगे सेमीकंडक्टर्स के इक्विपमेंट्स के हिसाब से, उसके लिए जो इंसेंटिव्स का टारगेट तय किया गया था, रेंज था, वो 30 to 50% के बीच में था। अब इसको बदलाव करते हुए यूनिफॉर्म 50% कर दिया गया है। मतलब किसी भी तरह के कैटेगरी में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको यूनिफॉर्म 50% इंसेंटिव्स का फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते की थी, उसको भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में निवेश और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार का फैसला कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, इस पर प्रकाश ने बात की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सेक्रेटरी इंदु शेखर चतुर्वेदी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। पहले फेज में हमने देखा कि काफ़ी दिलचस्पी कंपनीज की तरफ से दिखी। दूसरे फेज का क्या टारगेट है, क्योंकि 19,500 करोड़ का साइज है इस स्कीम का। आप कितना इन्वेस्टमेंट उम्मीद कर रहे हैं और कितनी कैपेसिटी आप ऐड करेंगे? जो पहला ट्रांच था PLI का, जिसमें हमने बिड्स अवार्ड की थी पिछले साल नवंबर दिसंबर में, उसका आउटले 4,500 करोड़ रुपए था। इस बार आउटले 19,500 करोड़ रुपए है और इससे हमारा अनुमान है कि 65 गीगावाट की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत में स्थापित होगी, जिसमें 29 गीगावाट इंटीग्रेटेड कैपेसिटी होगी। इंटीग्रेटेड कैपेसिटी मतलब पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स, सेल्स और मॉड्यूल्स एक साथ बनेंगे। और ये 65 गीगावाट, पिछला जो ट्रांच 1 था उसमें 8.7 गीगावाट, उसको अगर आप दोनों को जोड़ दें तो लगभग 74 गीगावाट कैपेसिटी मॉड्यूल्स की स्थापित होगी भारत में अगले 3 साल में लगभग। ये कैपेसिटी ना सिर्फ हमारे डोमेस्टिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी होगी, बल्कि इसमें काफ़ी स्पेयर कैपेसिटी होगी जो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हम लोगों ने इस स्कीम में हाई एफिशिएंसी को इंसेंटिवाइज किया है और हमारा ये अनुमान है कि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स जो हैं वो बनेंगे, जिससे भारत आसानी से नेट एक्सपोर्टर बन पाएगा। एक सवाल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर हम बात करें कौन कौन सी कंपनी जिसके लिए एलिजिबल होंगी, एक सवाल। दूसरा ये कि जिन कंपनियों ने पहले फेज में बिड किया था या जिनको अवार्ड किए गए थे प्रोजेक्ट, क्या वो फिर से इसमें कर पाएंगी?
सो एलिजिबिलिटी के लिए हम लोगों ने कैपेसिटी की और एफिशिएंसी की मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है। 1000 मेगावाट कैपेसिटी कम से कम स्थापित होनी चाहिए और एफिशिएंसी 20 से 21% की 20% या 21% डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट होनी चाहिए। जिन लोगों ने पिछली बार बिड किया है तो इस बार हम लोगों ने ये ऐसा रखा है कि इंटीग्रेटेड कैपेसिटी के लिए कुल, अगर आप इंटीग्रेटेड कैपेसिटी के लिए बिड कर रहे हैं तो कुल 10 गीगावाट की कैपेसिटी के लिए आप बिड कर सकते हैं। अगर पहले आपको कुछ बिड अवॉर्ड हो चुकी है तो वो कैपेसिटी 10 में से माइनस हो जाएगी। अगर पहले मान लीजिए आपको 2 गीगावाट अवॉर्ड हुआ तो 10 में से वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह और बास्केट्स के लिए, सेल्स प्लस मॉड्यूल्स और वेफर्स प्लस सेल्स प्लस मॉड्यूल्स के लिए। और अब रुक करते हैं ईटी नाउ स्वदेश की एक और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। रेलवे इस महीने रेल पटरियों के लिए मेगा टेंडर जारी करने वाली है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी को हासिल करने की दिशा में रेलवे मंत्रालय जल्द ही रेल ट्रैक को लेकर के एक बड़ा टेंडर जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये जो रेलवे ट्रैक्स के निर्माण को लेकर के टेंडर होगा वो संभवतः इसी महीने जारी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी खासियत इस टेंडर की ये होगी कि इसमें रेल मंत्रालय एश्योर्ड ऑफटेक का क्लॉज शामिल करेगा। मसलन जो ट्रैक्स बनेंगे उसमें एक बेसिक मिनिमम रेलवे उठाएगा उस प्राइवेट प्लेयर से, या जो भी उस टेंडर को जीतेगा उससे एश्योर्ड ऑफटेक लेगा। इससे फायदा रेलवे ये देख रहा है कि एक तो इस टेंडर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर आगे आ पाएंगे, वो अपनी दिलचस्पी जता पाएंगे। साथ ही साथ रेलवे को भी एक फ़ायदा मिलेगा कि वो एक जगह से ग्लोबल पैरामीटर्स पे बने हुए रेलवे ट्रैक्स वहाँ से वो खरीद सकता है, उसका प्रोक्योरमेंट कर सकता है। और इन तमाम चीज़ों के अलावा जो ये नए ज़माने के ट्रैक्स होंगे रेलवे ट्रैक, इनमें कुछ ऐसी बातें या पैरामीटर्स शामिल होंगे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे। मसलन ये जो ट्रैक्स होंगे इनकी जो भार सहने की क्षमता है वो 25 टन से ज़्यादा होनी चाहिए। क्रॉसओवर ट्रैक्स यानी कि जब ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी की दिशा में जाती है तो एवरेज स्पीड जो अमूमन घट जाती है फिलहाल, उसको मेंटेन किया जाएगा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास। इसके अलावा ये जो नया टेंडर है इस बात पर भी फोकस करेगा कि जो भी प्राइवेट प्लेयर आगे आता है और वो देश में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे। और एक बार रेलवे की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तमाम खासियत के साथ में ये बड़ा टेंडर रेलवे जारी करने जा रहा है। और अगर बड़ी तस्वीर देखें तो रेलवे इन तमाम कदमों के जरिए सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी को हासिल करना चाहता है। यानी कि एक तरफ नए ज़माने की वंदे भारत ट्रेन का मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन है। नए ज़माने के पहियों के लिए, रेल पहियों के लिए टेंडर पहले ही जारी कर दिया गया है। और अब इस ट्रेन को पूरा तरीके से मदद करने के लिए जो रेल ट्रैक होने चाहिए उसके लिए भी रेल मंत्रालय टेंडर जारी करने जा रहा है। डीजीसीए ने स्पाइसजेट एयरलाइन पर लगी पाबंदी को 29 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। सेफ्टी के मुद्दे पर डीजीसीए ने एयरलाइंस को सर्विलेंस पर रखा है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। स्पाइसजेट एयरलाइन की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा डेवलपमेंट में एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने स्पाइसजेट एयरलाइन को जो एनहेंस्ड सर्विलेंस में रखा था इसकी समय सीमा को और बढ़ा दिया है और अब अक्टूबर 29 तक स्पाइसजेट एयरलाइन को एनहेंस्ड सर्विलेंस पे रखा जाएगा। इसके पहले जो पहला ऑर्डर डीजीसीए ने जारी किया था 27 जुलाई को, तब ये साफ तौर पर कहा गया था कि तमाम टेक्निकल वजहों में, तमाम सेफ्टी पैरामीटर्स में चूँकि स्पाइसजेट एयरलाइन उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लिहाजा एयरलाइन को एनहेंस्ड सर्विलेंस पर रखा गया था। 27 जुलाई की आदेश में कहा गया था और तब ये 8 हफ्ते के लिए इसको रखा गया था एयरलाइन को एनहांस्ड सर्विलांस पे। और आदेश में यह भी कहा गया था कि इन 8 हफ्तों में एयरलाइन मात्र 50% अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सकती है। और अभी जो फ्रेश डेवलपमेंट है इसमें एयरलाइन को जो एनहांस्ड सर्विलांस पे रखना है इसकी मियाद को और बढ़ा दिया है। हालांकि रेगुलेटर का कहना है कि जो दिक्कतें थी वो काफ़ी हद तक कम आई हैं, लेकिन सेफ्टी के पैमाने पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लिहाजा इस समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है। अगर दूसरी तरफ देखें तो स्पाइसजेट एयरलाइन की जो वित्तीय दिक्कतें हैं यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी लगातार गहराती जा रही हैं। हाल ही में स्पाइसजेट एयरलाइन ने अपने 80 पायलट को लीव विदाउट पे पर भेजा हुआ है और ये साफ दर्शाता है कि एयरलाइन पर इस वक्त फाइनेंशियल दबाव बना हुआ है और जो वो फंड रेजिंग एक्सरसाइज कर रहा है, पैसा जुटाने की जो उसकी कोशिश है, अगर वो बहुत जल्दी रंग नहीं लाती है तो एयरलाइन की जो आने वाला समय है वो उसमें संकट के बादल और गहरा सकते हैं। आपने अगर अब सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आने वाले दिनों में कार में लगा ऑडियो वीडियो अलार्म सिस्टम आपको ऐसा करने को मजबूर कर सकता है।
सड़क परिवहन मंत्रालय गाड़ियों में ऐसा अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में मंत्रालय एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार कर चुका है। क्या है ये पूरी खबर, समीर दीक्षित समझा रहे हैं। आने वाले समय में आपकी कार यात्रा अधिक सुरक्षित होने जा रही है। सिर्फ आपकी यात्रा ही नहीं बल्कि कार की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि सरकार, स्पेसिफिकली बात करूं तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और वो इस दिशा में है कि आने वाले समय में अगर आप कार की पिछली सीट में बैठते हैं तो रियर सीट बेल्ट, पिछली सीट पे सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अलार्म बजेगा। 3 लेवल का ये वार्निंग या अलार्म सिस्टम बजेगा। सबसे पहला ये वार्निंग होगी जब आप कार में बैठते हैं और गाड़ी की चाबी से आप इंजन ऑन करते हैं, तब अगर आपने पिछली सीट पे बैठे व्यक्ति ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो ऑडियो वीडियो अलार्म वहां पर बजेगा। उसके बाद जब इंजन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होता है उसके बावजूद भी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो ड्राइवर को लगातार वो वार्निंग, वो अलार्म बजता रहेगा। उसके बाद आपको सीट बेल्ट लगाना एक तरीके से अनिवार्य ही होगा। यही नहीं, एक और लेवल की वार्निंग भी इसमें शामिल की गई है, यानी कि जब आप कार में यात्रा करेंगे और यात्रा के दौरान अगर आपने पिछली सीट में बैठ करके अपनी सीट रियर सीट बेल्ट अनबकल करी है, उसको खोल दिया है, तो भी तुरंत अलार्म बजेगा कि जो पीछे पैसेंजर बैठा है उसने रियर सीट बेल्ट नहीं लगाई है। और तो इस तरीके का 3 लेवल का वार्निंग सिस्टम शामिल होने जा रहा है। इस दिशा में सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और तमाम स्टेक होल्डर से, पब्लिक से राय मांगी है। अक्टूबर 5 तक इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के लिए लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन सरकार इस नियम को जल्द लागू करना चाहती है और मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार कोशिश कर रही है कि अगले 5 से 6 महीने में ये नियम पूरी तरीके से लागू हो जाए और भारत की जो कारों की सुरक्षा है वो बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड की हो। यही वजह है कि जो ऑटोमेकर्स हैं, जो कार कंपनियां हैं, जो निर्माता हैं, उनको भी पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि वो इस अतिरिक्त सेफ्टी फीचर को शामिल कर लें। ये पूरी जो कवायद है ये दरअसल हाल के समय जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट की मौत हुई मर्सिडीज कार में, उसके बाद ये एक सवाल उठने लगा, ये चर्चा बन गई थी कि क्या रियर सीट बेल्ट को भी अनिवार्य किया जाना या नहीं किया जाना चाहिए। और उस दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है कि रियर सीट बेल्ट आने वाले समय में अनिवार्य होने जा रहा है और किसी भी तरीके का जुगाड़ इसमें नहीं चल पाए उसके लिए भी प्रावधान होगा। मसलन आप जब सीट बेल्ट लगाएंगे पिछली सीट में बैठ के तो कम से कम 100 mm तक आपको सीट बेल्ट खींचना होगा, तभी जाकर के ये अलार्म बंद होगा। तो जुगाड़ सिस्टम भी यहाँ काम नहीं करेगा। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसमें ओवर स्पीडिंग का भी जिक्र है, यानी कि अगर आप स्पीड से ज़्यादा तय लिमिट से ज़्यादा गाड़ी दौड़ाते हैं तो अभी आपको अलार्म यहाँ पर बजना शुरू हो जाएगा। तो इन तमाम सुरक्षा फीचर्स के साथ में आपकी गाड़ी आने वाले वक्त में अतिरिक्त सुरक्षित होने जा रही है ताकि आपकी यात्रा भी सुरक्षित हो और बेहतर उसको बनाया जा सके। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। दिल्ली से लेकर केरल तक और केरल से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस कैंप में खलबली मची हुई है। चुनाव होगा या बिना चुनाव के ही अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, इसे लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। केरल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नाव की पतवार तो थामी, लेकिन बिखरती और कमजोर होती कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए वो अध्यक्ष का पद संभालेंगे या नहीं, इसे लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष न बनने की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में पार्टी अब प्लान बी पर काम करने में जुट गई है। मतलब कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसकी रणनीति बनाई जाने लगी है। इसीलिए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भारत जोड़ो यात्रा से अचानक दिल्ली आना पड़ा और मंगलवार को उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसमें अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हुई। Rahul ji can only decide. He didn't told anything to us. If he is contesting, we don't know. That you people will know that only 28 is the last day of nomination. 28 is the last day of nomination. If he is ready to file nomination, he has to file nomination. दिल्ली में बैठकों के दौर के बीच सबसे ज्यादा हलचल राजस्थान में है। मंगलवार को जयपुर में गहलोत ने कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष चुनाव लड़ने को लेकर संकेत दिए। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को विधायकों के साथ बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा और राहुल गांधी से अध्यक्ष बनने को लेकर अनुरोध करूंगा। अगर राहुल गांधी नहीं माने तो नामांकन करूंगा, जो आला कमान कहेगा वो मंजूर होगा। इसके अलावा अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि वो अध्यक्ष बनते हैं तो भी राजस्थान के सीएम बने रह सकते हैं। गांधी परिवार का तो है ही है,
जितने कांग्रेस जन हैं उन सबके परिवारों का विश्वास मेरे पर ही है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। जो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊँगा। जहाँ मुझे कहेंगे, अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूँगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूँगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि मैं फॉर्म भरता हूँ तो वो तो जब डायरेक्शन होगा पार्टी का, वो तो मानते आए हैं, तब ये कंडीशन बनेगी ना। वो तो सारे बाद में फ्यूचर में तय होगा। सारे विधायक दिल्ली जाएंगे? नहीं जाएंगे तब ना, जब वो भरेंगे। यदि वो भरेंगे, उनका डायरेक्शन होगा, जब विधायक दल का नेता कहेगा कांग्रेस पार्टी है, तो सब जाएंगे ही। लेकिन अब ये अभी तय होना बाकी है। कांग्रेस की मौजूदा राजनीति में अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक माने जाते हैं। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत को ही अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत कर रही हैं। आगे क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाव सर्वसम्मति से होगा या वोटिंग करना मजबूरी होगी, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसमें नया नाम झारखंड का जुड़ा है। इससे पहले राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने अध्यक्ष का चुनाव करने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी पर छोड़ दी है। We also have party elections, next week. Beginning nominations will begin on the 24th. If there is no election, the candidate will be the successful candidate will be announced on the 1st. If there's an election to be held, it will be on the 17th of October. Let the election be held. It's an open process. It's a democratic process. You don't need anybody's permission to file your nomination papers. So people are free to file the nomination papers. Anybody can file, absolutely. बयानबाजी तो चल ही रही है, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती अभी थमी नहीं है। सवाल सिर्फ अध्यक्ष बनने का नहीं है, सवाल है गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष बनने का। ऐसे में चुनाव कितने निष्पक्ष होंगे और जो अध्यक्ष बनेगा वो पार्टी को कैसे संभालेगा, इसे लेकर तमाम उलझने हैं, जिनका जवाब फिलहाल कांग्रेस के पास भी नहीं है। और राजनीति में एक दूसरे को दम दिखाने के बाद उद्धव और एकनाथ शिंदे गुट दशहरा रैली को लेकर आमने सामने हैं। पहले उद्धव ठाकरे गुट ने ऐलान किया था कि चाहे जो हो वो रैली शिवाजी पार्क में ही करेंगे। बीएमसी ने इस पर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। ऐसे में अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। मामले पर 27 सितंबर को सुनवाई होगी। पूरे मामले की जानकारी डिटेल में दे रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली आखिर करेगा कौन, शिंदे गट या उद्धव गट? अभी भी ये सवाल बरकरार है। कल जिस तरीके से एमएमआरडीए ने बीकेसी ग्राउंड पर शिंदे गुट को परमिशन दे दी, लेकिन फिर भी शिंदे गुट नज़र लगाए बैठा है कि उन्हें शिवाजी पार्क पर भी परमिशन मिले। कल उद्धव गुट का एक शिष्टमंडल बीएमसी वार्ड ऑफिस में गया। 1 महीने पुरानी अपनी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है वो जानने के लिए, लेकिन उन्हें ये जवाब मिला कि अभी भी प्रक्रिया जारी है और सही समय पे आपको बताया जाएगा। आज की अगर बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट में उद्धव गुट के शिष्टमंडल ने एप्लीकेशन या कहे पिटीशन दायर कर दी है, जिसके चलते कल सुनवाई होनी है। तो क्या शिवाजी पार्क शिंदे गुट को मिलेगा या उद्धव गुट को, ये अभी भी सवाल बरकरार रहेगा, लेकिन इस पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। हंसी के बेताज बादशाह और अपनी कॉमेडी के जरिए हम सब के दिलों में जगह बनाने वाले गजोदर भैया यानी राजू श्रीवास्तव ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे वक्त तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद आज सुबह आखिरकार राजू श्रीवास्तव ने 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली।
बता दें कि दिल्ली में ही 10 अगस्त को एक्सरसाइज करने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कल दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। अभी हम लोग नहीं मालूम कि भैया वहाँ से बम्बई जाएंगे कि उनकी बॉडी लखनऊ जाएगी कि उनकी बॉडी कानपुर आएगी। अभी हम लोग दिमाग नहीं काम कर रहा, अभी नहीं बता सकते पूरा। जब से दिल्ली में रहे बराबर समाचार मिलता रहा, सूचना आती रही स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन अब इस समय तो अब नहीं हम लोगों के बीच में। जब वो अब शब्द नहीं है कोई भी, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया है। इस चैलेंज का मकसद मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स को मान्यता दिलाना, रिवॉर्ड और सपोर्ट करना है। ये ग्लोबल चैलेंज दुनिया भर की कंपनियों ने अपने सॉल्यूशंस पूरी दुनिया के सामने रखने और मजबूत नेटवर्क बनाने में एंटरप्रेन्योर्स की सहायता करेगा। इस ग्लोबल चैलेंज के विजेताओं के लिए $1 लाख का नकद इनाम रखा गया है। विजेताओं को उद्योग जगत के दिग्गजों से चर्चा करने का भी मौका मिलेगा और वो ग्लोबल मीट के दौरान अपने सॉल्यूशंस सामने रख सकेंगे और अनुभवी मेंटोर से मेंटरिंग सेशन में भी मिल सकेंगे, उनसे टिप्स हासिल कर सकेंगे। इस ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए आप 25 सितंबर तक एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो अगर आप ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो देर न करें, तुरंत अप्लाई करें। कर्नाटक ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित किया है। मल्लेश्वरम मॉडल के अत्याधुनिक केंद्र का अनुकरण पूरे देश में किया जा सकता है। एक नज़र डालते हैं ये मॉडल कैसा है। कर्नाटक राज्य ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु के मालेश्वरम में अपनी तरह का पहला कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लॉन्च किया। केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया। ऐसे 20 CUPHC विकास के अधीन है और इस साल के अंत में पूरे बेंगलुरु में शुरू किए जाने की योजना है। ये डिजिटल केंद्र, जिसका उद्देश्य सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, विशेष रूप से सबसे कम सेवा वाले समुदायों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित है। 56 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸುವಂತದ್ದು। ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ 5 ಕಡೆ ಇರುವಂತ 5 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥದ್ದಿದೆ। ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ। ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ। ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ಇಂಥ ಸೇವೆ ನಿಮಗೆ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ। रूस और यूक्रेन तनाव का असर और ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि रूस ने अपनी रिजर्व आर्मी को मैदान में उतारने का प्लान बना दिया है और अमेरिका समेत नाटो देशों को भी धमकाया है। चलिए जाते जाते आपको बताते हैं आखिर क्या है रूस का प्लान। पेश है इसी पर हमारा स्वदेश विशेष। नमस्कार, स्वदेश विशेष में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। रूस यूक्रेन की जंग को 7 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं और इस जंग में हम देख रहे हैं दुनिया में इसके चलते आफत आई है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि बस अब ये जंग खत्म हो और दुनिया की टेंशन दूर हो। मगर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और भी ज़्यादा दिक्कतें इससे बढ़ गई हैं। आज पुतिन ने रूस की सेना को मोबिलाइज करने का आदेश दिया है और 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तुरंत तैनात करने को कहा है। यही नहीं, रूस ने जो हुंकार भरी है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पुतिन ने अमेरिका और नेटो को परमाणु युद्ध की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल करेंगे तो रूस भी अपनी मिसाइलों के जरिए पूरी ताकत से जवाब देगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस ने अपनी सेना को मोबिलाइज किया है और पुतिन की सैनिकों की तैनाती का साफ मतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शिरंजॉय चौधरी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन के बारे में बातचीत किए हैं, कहे हैं we are not bluffing about nuclear weapons. This has been seen as a threat. West America या other western countries सोच रहे हैं ये threat है, लेकिन रशिया कह रहा है ये sovereignty के बात है, threat नहीं है। लेकिन एक दूसरा important काम भी किए हैं प्रेसिडेंट पुतिन, वो अभी partial mobilization allow किए हैं। इसके माने 3 लाख रशियन अभी आर्मी में ज्वाइन करेंगे। अब कितने यूक्रेन में जाएंगे वो देखने पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 3 लाख एडिशनल सोल्जर्स रशिया के पास है अभी, और अब देखने पड़ेगा क्या होगा, क्योंकि कई दिन पहले रशिया थोड़ा सेटबैक हुआ, पीछे पड़ने पड़े कई जगह में। 3000 स्क्वायर किलोमीटर रिकैप्चर किए हैं यूक्रेन, उसके बाद ही ये हुआ है पार्शियल मोबिलाइजेशन। अब देखने पड़ेगा रशिया क्या करे और क्या ऑपरेशंस में क्या प्लानिंग करे, ये देखने पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखना यह होगा कि रशिया क्या अब यहाँ से प्लानिंग कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कब्जाए इलाके में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने का भी ऐलान किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनेस्क, लुहांस्क, खैरसान और जापोरिजा में रहने वाले लोग रूस में शामिल होने पर वोट करेंगे। रूस के कब्जा इलाकों में यूक्रेन के 2 औद्योगिक शहर, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र और हजारों किलोमीटर की जमीन आ गई है। यानी कि रूस भले ही यूक्रेन से जीत न पाया हो, मगर मजबूत जरूर हुआ है। आखिर दुनिया का दिशा और दशा इस सब के बाद अब यहाँ से क्या होगी और इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं और साथ ही साथ जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज जो बात कही है पुतिन साहब ने कि वो तैयार हैं किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर वो ब्लफ नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब सेना को, रिजर्व सेना को मोबिलाइज करने की बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ गीदड़ भभकी है या वो आपको काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो ये काफी सीरियस लग रहा है। ऑन अ सीरियस नोट मैं ये भी बोल दूं कि जो डेटरेंस है उसका थ्रेशहोल्ड अब आ गया है। डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस जो है उसका थ्रेशहोल्ड आ गया है। और पुतिन जब वो कह रहे हैं, क्योंकि पुतिन के लिए आपको ये समझना होगा, सिर्फ रूस के लिए ही नहीं, पुतिन के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। अगर पुतिन यहाँ पे लैक करते हैं, अगर कोई उनके तरफ से कोई भी गलती होती है तो उसका खामियाजा सिर्फ रूस को ही नहीं भुगतना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है कि पुतिन को भुगतना पड़ेगा। पुतिन ने अब तक अपने लोगों को, रूस की जनता को और दुनिया को दिखाया है कि वो एक सुपर पावर है। सुपर पावर हो ना हो, हम सब जानते हैं कि वो रीजनल पावर जरूर है। फॉर्मर सोवियत स्पेस में वो सबसे बड़ी शक्ति है। उसका यूक्रेन द्वारा पछाड़ा जाना और उसके बाद की स्थिति जो अब हो रही है या होने जा रही है वो और भयावह हो रही है। मुझे क्या लग रहा है, ये मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि अब रिजर्विस्ट को मोबिलाइज जो किया जा रहा है वो एक टोकनिज्म है। टोकनिज्म इसलिए है कि अभी भी रूस के पास एडिक्वेट फोर्सेस हैं। सिर्फ 6000 लोग सैनिक मारे गए हैं, करीब 25 से 30 हजार लोग परमानेंट डिसेबिलिटी के शिकार हैं उस वॉर के दौरान। लेकिन ये जो टोकनिज्म है सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अगले 1.5 महीने तक, सितंबर, मिड सितंबर से, या आज 22 सितंबर, 21 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ये एक तरह का एग्रेसिव वॉर करना चाहते हैं, एग्रेसिव
रिक्लेमिंग ऑफ द लॉस्ट टेरिटरी, और जितना भी टेरिटरी कैप्चर कर ले, क्योंकि हम सब जानते हैं अक्टूबर एंड के बाद यानी नवंबर के फर्स्ट वीक से बहुत ज्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। उस समय यूक्रेन की सेना, नेटो जो उनको ट्रेन किया है उसकी सेना इस कैपेबिलिटी में नहीं होगी कि वो विंटर में इन्फेंट्री को वहां इस्तेमाल कर सके। तो ये मोबिलाइजेशन सिंबॉलिक तो है ही, साथ साथ ये भी दर्शाता है कि पुतिन अब अगले यूं कहें कि अगले गाड़ी के अगले गियर के मोड में आ गए, और अब वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको रिकैप्चर किया जाए, जो साइकोलॉजिकल मोराल है फोर्सेस का, उनकी जनता का, और उनके प्रति जो आस्था थी, जो उन्होंने 2007 में जॉर्जिया वॉर 5 दिन में जीत गए, क्राइमिया को रीइंटीग्रेट कर लिया रूस के साथ, वैसी स्थिति में जो उनकी जो शक्ति है, जो मस्कुलर पावर है, उसको वो तभी रिटेन कर पाएंगे जब वो एटलीस्ट जो 5% या 10% जो भी लॉस्ट टेरिटरी है उसको वापस ले लेते हैं तो, और उसके अलावा जितनी भी टेरिटरी कैप्चर कर पाए वो उनके लिए बोनस हो। बिल्कुल, तो सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस को ये जीतना है, ये पुतिन के लिए खुद पर्सनल इशू हो गया है अब, और ये आपको लग रहा है। तनेजा साहब, एक बड़ी पावर है, जैसा कि अमिताभ जी भी कह रहे हैं, यहाँ पर रशिया दुनिया में एनर्जी स्पेस में एक बड़ा प्लेयर है। किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? हम लोग पिछले 6-7 महीने से इस वॉर को कवर कर रहे हैं और हमें ये लग रहा था कि शायद मामला अब सुलझता दिखाई दे रहा है, लेकिन आज के बयान के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टेप आगे ही जा रहा है, इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। कितनी बड़ी समस्या पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पड़ सकती है, और फाइनली इंडिया पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा उसका? ग्लोबल एनर्जी स्फीयर में तो समस्या बनी हुई है जब से यूक्रेन में पुतिन साहब ने अपनी सेना भेजी है। आपने देखा, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोयला हो, और यहाँ तक कि जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उन सबकी कीमतों में जो उछाल आया है, जबरदस्त तरीके से बेकाबू हो गए। और यूरोप में तो पूरे दहशत फैली हुई है कि इस जाड़े में अगर रूसी तेल गैस बिल्कुल बंद हो जाती है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, लोगों की जो जीवन शैली है जिसमें वो ऊर्जा का जो है वो भर के उपभोग करते हैं, तो उसका क्या होगा। तो यूरोप में तो ऑलरेडी किलेबंदी हो रही है ऊर्जा को लेकर के, कि जहां से उनको तेल गैस मिल रही है वो वहां से उसको ले रहे हैं। अमेरिका ने भी कुछ वायदे किए हैं, तो रूसी जर्मनी के चांसलर जो है वो अभी कतार, सऊदी अरब का चक्कर लगा रहे हैं। पहले बाइडेन साहब सऊदी अरब का चक्कर लगा करके गए। तो कुल मिलाकर के जहां से भी तेल मिल सकता है, गैस मिल सकता है, वो सबकी जो है वो जो है मोबिलाइज उसको कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का बयान जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं आया है रूस की तरफ से, वो बयान थोड़ा सा जो है डरावना तो है, लेकिन वो मुझे बहुत गंभीर नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि ये कहना कि हम लंदन को उड़ा देंगे या लंदन पे न्यूक्लियर हमला हो सकता है, ऐसे बयान आए हैं। इस तरह का कहना कि भाई हम इतना मोबिलाइज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि इसको जो है, ठीक है बाजार में दहशत है, तेल की कीमतों में भी थोड़ा सी बढ़ोतरी हो गई, लेकिन इसको जो समझने वाले हैं, रूस को जानते हैं, वो पता है कि इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं इसका मतलब ये है कि वहां कोई और उनका मकसद है। सबको अच्छी तरह यूरोप में पता है कि रूस की और पश्चिम देशों की गुप्त रूप से कूटनीति स्तर पर बातचीत हो रही है, और कि इसका मसला क्या हल ढूंढा जाए यूक्रेन मसले का, इसके बारे में बातचीत हो रही है। आप जितने भी वरिष्ठ पॉलिटिशियन है यूरोप में, सब ज्यादातर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था की आधी है। अब सुपर पावर बिना अर्थव्यवस्था के नहीं बनते हैं। ऐसे तो नॉर्थ कोरिया भी सुपर पावर हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक वेपन्स उनके पास हैं, लेकिन उनको जो है एकदम यूज कर लेंगे तो फिर आपको पता है उनका क्या होगा, रशिया का फिर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये रूस की अर्थव्यवस्था छोटी अर्थव्यवस्था है, मिलिट्री पावर वो बहुत जरूर है, लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है। और उनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रिसोर्स 50% उनकी जो अर्थव्यवस्था बजट है, उसकी जो आय है रूस की, वो किससे होती है? तेल, गैस, कोयला, इन्हीं चीजों से होती है। अगर उसका बाहर ही नहीं मिलेगा, उपभोक्ता ही नहीं मिलेगा, बाजार ही नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा उसका पैसा देने के तो पश्चिम के बाजार होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश है कि जो बातचीत हो रही है या जो गुप्त रूप से बातचीत हो रही है या खुल के बातचीत होनी चाहिए, अब ये है मैसेज है कि इसका समाधान ढूंढा जाए, जिससे कि बहुत हो गया। बहुत अखबारों में खबरें आई कि यूक्रेन ने बहुत जो है वो कुछ जमीन वापस ले ली है और यूक्रेन आजकल हावी है। तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करना, रूस के अंदर इस परसेप्शन को बैलेंस करना,
पश्चिम में इसको बैलेंस करना कि आप इतना लाइटली रूस को मत लीजिए। देखिए, जहां तक ऊर्जा का सवाल है, ऊर्जा में आपने कल बयान देखे होंगे कि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जो रूसी कोयला है उसको यूरोप में आने दिया जाएगा, मतलब प्रतिबंध लगे रहेंगे लेकिन कोयले को आने दिया जाएगा।